हेलो। जगह पकड़ो और थोड़ा सीरियस हो, नहीं तो फिर मेरे को भी मन नहीं करेगा, मैं चला जाऊंगा। थोड़ा लगे कि आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर 10 मिनट का ब्रेक है तो स्वाभाविक बात है कि मैं 2 मिनट बाद ही आऊंगा। बट वो याद रहे कि हमें 10 मिनट में क्लास में आ जाना है, बैठ जाना है, या 15 मिनट मांग लो, बट पहले से ही 15 मिनट मांगो। 20 मिनट का हो ब्रेक दे तो 20 मिनट का मतलब 20 मिनट हो, ताकि आप लोग क्लास में आ जाओ। ऐसे नहीं चलेगा, याद रहे। और पहले हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसको मुझे लागू करने में जरा भी देर नहीं लगेगा कि अगर 10 मिनट तो फिर 10 मिनट में गेट बंद और वापस जाना पड़ेगा, क्लास में एंट्री फिर नहीं मिलेगी। तो आज लास्ट है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने को अनुशासित करो, ठीक है। और हर बात में हंसना भी जरूरी नहीं है, मौका मिले नहीं कि अपना शुरू हो गए। मैं लड़कियों का मुद्दा बता रहा था और आप ठहाका लगा रहे थे, ये सही नहीं है। आज लास्ट है, आप लोगों को वार्निंग। अगर कोई भी इस तरह का मुद्दा पाया जाता है फिर आपको अफसोस होगा, ठीक है। हम लोग अति संवेदनशील वर्ग, हम लोगों का टॉपिक है, सिलेबस है, और हम लोग अति संवेदनशील वर्ग में ये चार्ट पहले से देख चुके हैं। और इस चार्ट में हम लोगों ने अल्पसंख्यक को पढ़ लिया है, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिससे कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, अनुसूचित जनजाति। आपका हेडिंग होगा टॉपिक का, प्रेस पेज पे जाइए और आप एक हेडिंग बनाइए, अनुसूचित जनजाति या अति संवेदनशील वर्ग, जनजाति। जनजाति, जनजातियां, ट्राइब्स, ट्राइबल कम्युनिटी आदि, ठीक है। इसका जो डायमेंशन बनेगा आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए। जो आपके पीछे के पेज पे है वही लिखा हुआ, घबराइए नहीं कि पीछे वाला गायब हो गया। सेम चीज जो लाइन में लिखा हुआ है। टॉपिक है अति संवेदनशील वर्ग डैश जनजातियां। इसमें हम लोगों का पहला पार्ट है जनजाति का अर्थ, भारत में स्वरूप और विस्तार, वितरण। दूसरा है भारत में जनजातियों की समस्याएं या फिर जनजातियों की अति संवेदनशीलता का स्वरूप। अगला है कारण, भारत में जनजातियों की समस्याओं का क्या कारण रहा है, क्यों वो समस्याग्रस्त समुदाय बनी। अगला है इनके रक्षोपाय, बेहतरी, यही है ना सिलेबस में शब्द, या समस्या के समाधान हेतु किए गए संवैधानिक एवं वैधानिक प्रयास। और यहीं पर हम कर देंगे इन प्रयासों की समीक्षा एवं सुझाव। इन प्रयासों की समीक्षा एवं सुझाव चलेगा। अगला है नीतिगत प्रयास। भारत सरकार की जो जनजातीय नीति है वो एक टॉपिक के रूप में चर्चा का विषय है, नीतिगत प्रयास और इसकी समीक्षा एवं सुझाव। मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नीतिगत प्रयास, समीक्षा एवं सुझाव। अगला है योजनागत प्रयास, विभिन्न योजनाएं, इनके शैक्षिक विकास से संबंधित योजनाएं, कौशल विकास से संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य विकास से संबंधित योजनाएं, या फिर अन्य विकास संबंधी योजनाएं। योजनागत प्रयास, उन प्रयासों का समीक्षा एवं, अलग अलग करते चलेंगे ताकि क्वेश्चन को पकड़ना हमारे लिए आसान रहे, ब्लॉक बना रहेगा हमारे नोट्स में। और फिर समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, भारत में जनजाति अर्थ ऑब्लिक परिभाषा। भारत में जनजाति अर्थ ऑब्लिक परिभाषा। देख लिया आपने। जनजाति का मतलब होता है मानव समाज के उद्विकास क्रम में जो सबसे पहला मानव समाज आया उसी को जनजाति की संज्ञा दी जाती है। उसको जनजाति कहा जाता है, आदिम जाति कहा जाता है, आदिम मानव कहा जाता है, शुरुआत वाला मानव समाज।
कहा जाता है कि जब हम लोग बंदर से मानव के रूप में विकसित हुए, जंगली मानव के रूप में विकसित हुए, तो जंगली मानव के रूप में ही पहला मानव समाज हमारे सामने आया। ये पहले 10-20 लोगों के झुंड के रूप में हुआ करता था। हम लोग पत्ता पहनते थे, घुमक्कर जिंदगी व्यतीत करते थे, खानाबदोशी, खाद्य संकलन और शिकार हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख रूप था। एक लंबे समय तक हम ऐसे ही चले और हमारा समाज ऐसे ही रहा। 10-20 लोगों के झुंड में थे, यौन साम्यवाद की अवस्था थी। सेक्स या विवाह नाम की कोई चीज, सेक्स से संबंधित कोई नियम नहीं था, कोई किसी के साथ सेक्स करता था, परिवार नाम का कोई चीज नहीं था, समूह ही परिवार था, बच्चा पैदा होता था, झुंड ही उसका पालन पोषण कर देता था, झुंड ही मनोरंजन का समूह था, उसी में मनोरंजन हो जाता था, शिक्षा उसी झुंड में मिल जाती थी। अलग से ना कोई विवाह परिवार व्यवस्था थी, अलग से ना कोई शिक्षा व्यवस्था थी, अलग से ना कोई मनोरंजन की व्यवस्था थी, अलग से ना कोई राजनीतिक व्यवस्था थी। हमारे झुंड का सरदार ही लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का काम करता था। इकोनॉमी हमारे झुंड की, हमारे समाज की खाद्य संकलन और शिकार थी। ये सब जगह हम लोगों ने पढ़ा है। धीरे धीरे हम लोगों ने खेती करना सीखा और फिर कुछ दिन तक घूमते हुए खेती करते रहे। इसको अस्थायी खेती कहते हैं, इसको झूम खेती कहते हैं। फिर इकोनॉमी में हमारे थोड़ा परमानेंसी आई, हमने आग का आविष्कार किया, जंगलों को काट करके खेत बना दिया और फिर जब इतना ज्यादा खेत हो गया कि अब हम अपनी आजीविका उसी से चला सकते थे, तो हमने खेत के अगल बगल घर बनाकर रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ। बट यहीं तक का जो समाज था, घुमक्कड़ वाला समाज या फिर थोड़ा बहुत गांव में परमानेंट टाइप का रहने वाला समाज, जंगलों और पहाड़ों के बीच रहने वाला समाज, जहां थोड़ा बहुत खेती हो, पूरी तरह से खेती नहीं हो। यानी अगर हम कहें कि ग्रामीण समाज बोले तो कृषक समाज, कृषक समाज कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण समाज आवास का प्रारूप गांव, औद्योगिक अर्थव्यवस्था नगरीय समाज, आवास का प्रारूप नगर वाला। तो औद्योगिक, कृषि और खाद्य संकलन और शिकार। तो खाद्य संकलन और शिकार जो है वो ग्रामीण समाज से भी एक स्टेप पीछे है और उन्हीं के लिए आदिम जाति, जनजाति, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी जंगल पहाड़ ज्यादा रहे वहां इनकी संख्या ज्यादा रहे, क्योंकि जंगलों में भी घनघोर जंगल। अब जंगल के परिधि पर रहने वाले आदिवासी हमारे हिंदू समाज के संपर्क में आए। अगर मान लो कि भारत में जो समाज रहा वो एक नगरीय समाज रहा, ग्रामीण समाज रहा, कृषि अर्थव्यवस्था वाला, औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाला, और फिर जंगलों और पहाड़ों में जहां जहां रहा वहां पर ये जनजातियां रहती थी। अब इन जंगलों और पहाड़ों में भी ये बीच में और किनारे किनारे रहने वाली जनजातियों का हिंदू समाज से संपर्क हुआ और एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। परिणामतः इधर जंगल भी धीरे धीरे कटे। परिणामतः ये जनजातियां बहुत सारे हिंदू त्योहार मनाने लगी, होली दिवाली मनाने लगी, बट अपनी जनजातीय पर्व त्योहार को भी मनाती थी। हिंदू समाज के साथ इनका संपर्क तेजी से हुआ। बट मध्य वाली जनजातियां लंबे समय तक पिछड़ी रही। बैगा, कोरकू, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की ये जनजातियां हैं। कहा जाता है कि आज भी ये आदमी देख के घबरा जाते हैं, यानी मानव समाज के संपर्क से लंबे समय तक वंचित रहे। और आज भी अंडमान निकोबार में कई ऐसी जनजातियां हैं जो मानव समाज से मिली ही नहीं है। कुछ दिन पहले एक घटना घटित हुई थी, एक विदेशी पत्रकार वहां पर चला गया था जिसको उन लोगों ने मार दिया, और हमारी सरकार भी उन क्षेत्र में लोगों को जाने नहीं देती है। यहां तक कि सरकार उनके लिए कोई विकास योजना भी नहीं चलाती, उनको आधुनिक समाज के संपर्क में लाने का प्रयास नहीं किया जाता है। हमारी भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो बोट पे उनके लिए पसंदीदा कुछ चीज जैसे बनाना या नारियल वगैरह उनके किनारे ले जाकर छोड़ के भाग आते हैं ताकि वो आए और उसको ले जाएं, क्योंकि उन्हीं की चीज है इसलिए उनको यूज करते हैं। बाकी ना तो कपड़ा यूज करते हैं, उनको कोई भी चीज दीजिए वो यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो अपनी संस्कृति में मस्त है, बिंदास है। इन्हीं को जनजाति कहा जाता है। और टेक्निकली ये वो समुदाय है जो मानव समाज के उद्विकास क्रम में सबसे पीछे रह गया है, इसलिए इसको पिछड़ा समुदाय माना, यानी विकास क्रम में सबसे पीछे। तो अगर हम कहें कि चश्मा वाला कहे कि मैं भी जनजाति हूं, तो ये विकसित है, उसी को जनजाति माना जाए जो कि विकास क्रम में सबसे पीछे हो, दिखे, कुछ लक्षण हो उनका। टेक्निकली यही है जनजाति और दुनिया में इन्हीं को जनजाति कहा। इसलिए जब भी हम जनजाति का अर्थ परिभाषा लिखते हैं तो एक सामान्य परिभाषा हम जनजाति का बनाने का प्रयास करते हैं जो पूरे दुनिया के समाजों में है। और फिर भारत में जनजाति कौन है, उनकी क्या परिभाषा है, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो फिर वही प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल 366(25) के अनुसार हमारे संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति
जिसको भी जनजाति के रूप में अपने डायरी में लिख दे, लिस्ट में डाल दे, अनुसूची में डाल दे, वही कहलाता है अनुसूचित। वो भले बहुत ही एडवांस हो, कान में स्पीकर लगाकर पोसीतो पोसीतो गाता हो, सुनता हो, बट उससे मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई ट्राइबल कम्युनिटी का डिफिनेशन नहीं। हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन और परिभाषा पर बाद में चर्चा करेंगे, बट पहले इन जनजातियों का एक ओवरऑल आउटलाइन हम लोग बना लेते हैं। भारत में कहा जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आर्य भारत के बाहर से आए, और भारत में जो पहले थे वो यहां के मूल निवासी जंगलों और पहाड़ों में रहते थे, वो जनजाति के रूप में थे। आर्य गोरे थे रंग से, यहां वाले काले थे। आर्य 3 वर्णों में बटे हुए थे, 3 कार्य था उस समय। कुछ लोग उसमें युद्ध लड़ते थे, कुछ लोग भोजन का जुगाड़ करते थे, यही काम ही था। इतना समाज एडवांस नहीं हुआ था, यही 2 मुख्य काम था। और तीसरा मुख्य काम था अध्ययन, अध्यापन और नीति का निर्माण। इन तीनों को 3 नाम से जाना जाता था। अध्ययन, अध्यापन, नीति निर्माण को ब्राह्मण कहा जाता था, युद्ध लड़ने वाले को क्षत्रिय कहा जाता था, और उत्पादन वाले को वैश्य कहा जाता था। इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता था, और यह व्यवस्था कर्म आधारित था। जैसे आज डॉक्टर का बेटा मशीन बनाने लगे तो इंजीनियर कहलाएगा, और इंजीनियर का बेटा पढ़ाने लगे तो टीचर कहलाएगा। टीचर के बेटे की शादी डॉक्टर के बेटे से हो सकती है। पहले भी ऐसे ही था। ब्राह्मण का बेटा अगर हट्टा कट्टा पहलवान हो तो उसे युद्ध लड़ने का काम दे दिया जाता था, और उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और क्षत्रिय का बेटा अगर थोड़ा सॉफ्ट पढ़ाने लिखाने वाला हो, पढ़ाने लिखाने का काम करे, अध्ययन अध्यापन का काम करे, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। जब आर्यों ने यहां के लोगों को हराया युद्ध में, तो यहां के लोगों को दास बना लिया। और यहां के लोगों का इस संदर्भ में उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। हमारे ऋग्वेद का 10म मंडल हेपक माना जाता है। हेपक का मतलब होता है कि उसको बाद में लिखा गया है। और इन ग्रंथों में कई जगहों पर दास, दस्यु जिन्हें कहा गया, उन्हीं को शूद्र भी कहा गया। और इस आधार पर हमारे विद्वान इस मत पर पहुंचते हैं कि इस आर्य की व्यवस्था में जो यहां के मूल निवासी थे, उन्हीं को दास बनाकर सेवा का काम दे दिया गया, और उन्हीं को इस व्यवस्था में एक चौथे वर्ण शूद्र के रूप में शामिल किया गया। और फिर इनके साथ एक डिस्टेंस वाला नियमों की व्यवस्था की रचना की गई, जिससे यही वर्ण व्यवस्था कन्वर्ट हो गई जाति व्यवस्था, और ये जाति व्यवस्था बन गई। बट कुछ जो थे वो या तो जंगलों पहाड़ों के अंदर ही रह गए, और कुछ लोग दक्षिण की तरफ ढकेल दिए गए। इसलिए जाति व्यवस्था का जो साम्राज्य फैला, उसमें जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले लोग अछूते रह गए, और वो अपना जंगली जीवन जीते रहे। और फाइनली उन्हीं को माना गया कि भाई, क्योंकि बाकी तो सब विकसित हो गए उनके समाज के संपर्क में आके, इन्हीं को जनजाति माना गया। खैर, इनको बाद में कैसे कहा गया जनजाति, बट टेक्निकली वही रहे, और ये मुख्य समाज से अलग थे। एक हिंदू सामाजिक संगठन यहां बन चुका था। बाद में यहां पर अन्य धर्म के लोग भी आए, इस्लाम वगैरह सब आए, सब इसी में मिक्सअप हुए। बट जंगलों पहाड़ों में ये समुदाय, जनजातियां विद्यमान रही। वो उनका अपना कल्चर, अपना जीवन, अपनी संस्कृति, मुख्य समाज से बिल्कुल अलग थलग, अपनी प्रथा, अपनी परंपरा, ये सब कुछ उनका अपना जीवन चल रहा था। इन जनजातियों के साथ बाह्य समाज का संपर्क नहीं था, और थोड़ा बहुत परिधि की जो जनजातियां थी, जंगलों के परिधि की, उनका बाह्य समाज के साथ संपर्क हुआ, और उन्होंने हिंदू समाज के कुछ जीवन शैली, तौर तरीके, पर्व त्योहारों को अपनाया। जहां जंगल कम था, अगर हमसे पूछोगे कि सर मीना कैसे जनजाति है और इतना विकसित कैसे हो गई, तो बड़ा क्लियर कट है कि यहां पर इतना बड़ा घनघोर जंगल नहीं था कि वो मुख्य समाज के संपर्क में नहीं आ पाए, इसलिए वो पहले मुख्य समाज के संपर्क में आ गए, और उन्होंने हिंदू सामाजिक जीवन के बहुत सारे पक्षों को अडॉप्ट कर लिया। इसलिए मीना आज होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, और हिंदू समाज के अंग के रूप में है। बट जो जंगलों की कोर जनजातियां थी, वो जनजाति के रूप में बनी रही, आदिम जाति के रूप में बनी रही। भारत में जब अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने अपने प्रशासन के लिए और अपने व्यापार के विस्तार के लिए यातायात के साधनों का विकास करना शुरू किया, और जब जंगलों से गुजरते हुए सड़क बना रहे थे, रेलवे लाइन बना रहे थे, तो अचानक कुछ जनजातियों से उनका संपर्क हुआ, और उनको देखते ही नंग दड़ंग भाग खड़े हुए। यह खबर चर्चा का विषय हो गई कि अरे आदिम मानव, आदिम मानव, आदिम मानव। और फिर यह खबर इंग्लैंड तक पहुंची, और फिर इस इलाके में जहां आदिम मानव देखे गए, जनजातियां देखी गई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ढेर सारे रिसर्चर आकर इन आदिम मानवों पर अध्ययन करना शुरू कर दिए। क्योंकि 1925 के आसपास, 1915, 20, 25 में ढेर सारे ट्राइबल कम्युनिटी में जाकर के अध्ययन किया गया आधुनिक विद्वानों के द्वारा। यहां पर भी आकर के इन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, और इन्हीं के साथ साथ ईसाई मिशनरी भी इनके इलाके में पहुंच गई। आप देखोगे पूरा मेघालय ट्राइबल कम्युनिटी और ईसाई है। अप्रॉक्स 94% मेघालय में जो बच्चा ट्राइबल कम्युनिटी है, 94% मिजोरम में ट्राइबल कम्युनिटी है, 86% नागालैंड में ट्राइबल कम्युनिटी, 86% मेघालय में है, मिजोरम में 94% है,
लक्षद्वीप में लक्षद्वीप वाले इस्लाम ग्रहण कर लिए, तो लगभग वहां 92-93% लक्षद्वीप में मुस्लिम है, बट बाकी वहां पर सारे के सारे ईसाई बने, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में ईसाइयां घुस गई, ईसाई मिशनरियां घुस गई। झारखंड में ईसाई दिखे जाते हैं, लोहरदगा गुमला चले जाओ, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र, जितना भी जंगल वाला इलाका है जहां जनजातियां थी वहां पर ईसाई मिशनरियां हैं। झारखंड के सड़कों पर बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में झारखंड के होंगे, हाथ उठाओ। लोहरदगा गुमला में निकल जाओगे तो गांव में जैसे हमारे यहाँ मंदिर दिखता है ना यूपी में, वहां हर गांव में चर्च दिखाई देता है। समझ में आ रहा मेरी बात? पूरे लोहरदगा गुमला में हर गांव में चर्च दिखाई देता है। ईसाई मिशनरियां वहां एंट्री करी उसी समय से, और उनका कन्वर्जन ईसाई धर्म के रूप में हुआ। और ईसाई मिशनरियां वहां एंट्री की तो साथ साथ कुछ सेठ साहूकार भी एंट्री किए, और साहूकार की निगाह एक ही जगह होती है, लाभ। ये सीधे साधे थे। साहूकारों ने इनको विभिन्न रूपों में कर्ज में लादना शुरू कर दिया। मुख्य समाज के साथ संपर्क में आने से इनकी जरूरतें बढ़ गई, खर्च बढ़ गए। अब महुआ की जगह अंग्रेजी पीने लगे। परिणामतः इनकी जमीनें इनके हाथों से निकलने लगी, और जो बाहरी लोग थे इनके क्षेत्र में घुसे हुए, उन्होंने किसी न किसी रूप में इनके जमीनों को खरीद लिया। इन्हीं के इलाके में वो डोमिनेट होते चले गए और अपने ही इलाके में वंचित होते चले गए। भूमि अलगाव, गरीबी, ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएं इनकी प्रमुख समस्या के रूप में अंग्रेजी शासन काल में ही शुरू हो गई। साथ साथ इनकी संस्कृति का भी क्षरण हुआ। परिणामतः झारखंड वगैरह कई राज्यों में इन्होंने अपने इस शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसको तुम इतिहास में जनजातीय विद्रोह के रूप में पढ़ते हो। केवल एक गपसप वाला 15 मिनट का एपिसोड है, विद्रोह के रूप में आप पढ़ते हो। उसी पीरियड में 1930, 35, 40 के आसपास जनजातियों की समस्याओं पर चिंतन करना लोगों ने शुरू किया, और उसी चिंतन करने वालों में एक नाम था वेरियर एल्विन का। वेरियर एल्विन ने जनजातियों का अध्ययन किया और उन्होंने एक किताब लिखी, द लॉस ऑफ नर्व्स, और उसमें एल्विन ने जनजातियों की इस बदतर स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया। इधर गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है? गांधी जी हर समुदाय को कह रहे थे कि अपना आंदोलन छोड़ो, आओ पहले मिलकर अंग्रेजों को भगाते हैं, फिर सबके साथ न्याय होगा। अंग्रेजों को डर था कि गांधी जी इसी तरह से ट्राइबल कम्युनिटी को अपनी गिरफ्त में न ले लें, इसलिए अंग्रेजों ने कई रूपों में प्रयास किया कि गांधी जी जनजातीय समुदाय को लीड न कर पाए, उनको अपने में न मिला पाए, क्योंकि जनजातीय समुदाय से अंग्रेजों को काफी डर था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है? देश आजाद हुआ तो उस समय नेताओं को पता चल चुका था कि भाई हमारे देश में ट्राइबल कम्युनिटी भी एक ऐसा कम्युनिटी है जो काफी पिछड़ा है, कमजोर है। इसलिए जब आरक्षण के बारे में बातचीत चली तो पहले से ही यह तय था कि जनजातियों को तो आरक्षण दिया ही। क्लियर है? बाकी लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी बनाई गई और आजादी के बाद एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया, और इनके विकास के लिए सरकार ने प्रयास करना शुरू कर दिया। इनके संरक्षण के लिए, इनके रक्षोपाय के लिए, इनके विकास के लिए आजादी के बाद सरकार ने नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, कानून बनाए, संविधान में इनके लिए प्रावधान किया गया, और इनके लिए विकास का प्रयास शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। आज भारत में कुल जनसंख्या का 8.61%, 8.61% ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। 10.43 करोड़ लोग, 10.43 करोड़ लोग अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं। इसमें 705 समुदायों को जनजाति समुदाय के रूप में सरकार ने चिन्हित किया, क्योंकि लिस्ट बनाई जाएगी ना, आरक्षण देना है, उनके लिए विकास योजना चलाना है, तो जनजाति कौन, पिछड़ा कौन? जनजाति मतलब पिछड़ा। तो जैसे ही आपको जनजाति की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, आपके समुदाय को का मतलब हो गया पिछड़ा, मतलब हो गया कि आपके लिए सारी वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए यह काम राष्ट्रपति को दिया गया। 343 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी को भी समुदाय को जनजाति समुदाय के रूप में लिस्ट कर सकता है, और जैसे ही लिस्ट करेगा हमारे यहां उनके लिए आरक्षण, उनके लिए विकास, जो भी लाभ है उनको, क्योंकि लिस्ट करने का मतलब है कि वो कमजोर है, पिछड़ा है, और पिछड़ा है तो फिर पिछड़े के लिए जो सुविधाएं दी जाती है, सामाजिक क्रेन उठाएगा, फर्स्ट फ्लोर पर बैठाएगा, आदि 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 सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। तब से लेकर अभी तक उनके लिए विभिन्न रूपों में प्रयास जारी है। निश्चित तौर पर इन प्रयासों से उनका विकास भी संभव हुआ है। जनजातियों का सशक्तिकरण संभव हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास हुआ है, सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, विधानसभा लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उनको आरक्षण दिया गया, नौकरियों में आरक्षण दिया गया, शिक्षा में आरक्षण दिया गया, लोकसभा विधानसभा में उनको आरक्षण दिया गया, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ, उनका शैक्षिक सशक्तिकरण हुआ, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, और उनकी स्थिति में सुधार आया। फिर कहेंगे फिर भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है, और आज भी अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जनजातियों को एक पिछड़े समुदाय के रूप में चिन्हित किया जाता है। और फिर क्यों दूर है?
और क्या सुझाव हो सकता है। यही है हमारा पूरा का पूरा, यही है हमारा आउटलाइन। अब इसी में से अलग अलग टुकड़ा निकालेंगे हम लोग। पहला टुकड़ा निकलेगा जनजातियों की परिभाषा, अर्थ और परिभाषा, एक टॉपिक हमारा यहां बन जाएगा। दूसरा टुकड़ा हमारा निकलेगा जनजातियों की समस्याएं, अति संवेदनशीलता का स्वरूप, हालांकि सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम उसको लेकर के चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तीसरा टुकड़ा मिलेगा उनकी समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास। अब प्रश्न पूछने वाला पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। यह बहुत खतरनाक प्रश्न है, क्योंकि फिर किए गए प्रयासों में संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत, योजनागत सारा आ गया। बट हम प्रयासों को कैटेगराइज कर देंगे, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है जनजातियों के रक्षोपाय के लिए और बेहतरी के लिए किए गए संवैधानिक और वैधानिक रक्षोपायों की समीक्षा कीजिए। यहां केवल संवैधानिक ओवरऑल पे पूछ सकता है, संवैधानिक वैधानिक पे पूछ सकता है, नीतिगत पे पूछ सकता है, योजनागत पे पूछ सकता है। तो अगर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। हम नीतिगत का भी कर सकते हैं, योजनागत का भी कर सकते हैं। यूपीएससी ने पूछा है कि भारत के जनजातियों के रक्षोपाय के लिए किए गए 2 विधिक प्रयासों को बताइए। संवैधानिक में नहीं, वह 2 अधिनियम या कानून बताइए जो भारत सरकार ने ट्राइबल कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, रक्षोपाय के लिए किया है। 2 केवल विधि बताया है, तो हमें वैधानिक पूछना होगा। अब ऐसे पूछ रहा है 2 विधिक, तो कुछ ऐसे कानून है जिसको कि हमें अलग से, फिर संवैधानिक वैधानिक एक टॉपिक बन गया और उसकी समीक्षा। बट इसमें अगर कुछ ऐसा टॉपिक मिल गया जो लेटेस्ट में कोई कानून बना हो जिस पर की चर्चा, जैसे SC ST पर जो कानून 1989 में आया, जिसको हाल तक सुप्रीम कोर्ट ने उसका मॉडिफिकेशन किया और काफी बवाल मचा। SC ST एक्ट भी जो है वो एक चर्चा का विषय है, उन्हीं के लिए, रक्षोपाय के लिए है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जो 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ, उसमें जो ट्राइबल वेलफेयर के, ट्राइबल के रक्षोपाय के लिए जो कानूनी प्रावधान किए गए, वो भी उनके लिए एक प्रमुख कानून है। भारत में जनजातियों के रक्षोपाय के लिए सबसे प्रमुख कानून बनाया गया 2006 में वन अधिकार अधिनियम, जो लंबे समय से उनकी मांग थी और उस मांग के अनुरूप वन पर उनके अधिकार को प्रदान किया गया। ये भी एक कानूनी प्रयास है। तो कई बार हमें देखना होगा कि अलग से कोई एक कानूनी प्रयास जो चर्चा में है उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक तो ओवरऑल प्रयासों की समीक्षा कीजिए, क्या क्या किए गए हैं। एक संवैधानिक और वैधानिक प्रयासों की समीक्षा कीजिए, क्या क्या किए गए हैं। वैधानिक में कुछ इंपॉर्टेंट कानून अगर है तो अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ो, क्योंकि स्पेसिफिक कानून पर पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा। दिव्यांग पर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, याद करो, 2016 के दिव्यांग वाले कानून पर। तो हमेशा अलर्ट रहना है कि कौन सा कानून, कई है लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कहां से करंट का प्रश्न बन सकता है जो चर्चा में है। तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे नीतिगत प्रयासों पर और उसकी अलग से समीक्षा कर लेंगे। जैसे हम लोगों ने अल्पसंख्यक पॉलिसी पर नहीं ज्यादा चर्चा की, क्योंकि वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ट्राइबल पॉलिसी एक चर्चा का विषय रहा, इसलिए ट्राइबल पॉलिसी पर हम लोग एक अलग से टॉपिक बना करके पढ़ लेंगे ताकि वहां हमारा क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। फिर बारी आती है योजनागत प्रयासों पर। तो ओवरऑल योजनागत प्रयास क्या है, ये योजना लाइन से लिस्टिंग कर देंगे, लेकिन इन योजनाओं में 2-3 योजनाएं ऐसी होगी जिस पर कि अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो हम उसको अलग से पढ़ लेंगे और इस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास। डन। हम सबसे पहले परिभाषा पे आते हैं। सामान्य अर्थों में, नीचे एरो देकर लिखो, अच्छा ऊपर जा रहा हूं मैं। जनजाति का सामान्य अर्थ, आप नीचे एरो देकर के हेडिंग डालो, कैपिटल A, जनजाति का सामान्य अर्थ ऑब्लिक परिभाषा लिखो। सामान्य अर्थों में, नीचे एरो देकर लिखो, सामान्य अर्थों में जनजाति वह पिछड़ा समुदाय है जिसको, एक बात ध्यान देना, एक बात मैं पहले दिन ही बोलना चाहता था, जो आपका सबसे कमजोर पक्ष होगा आपकी परीक्षा में, आपकी यात्रा में, उसकी तरफ मैं याद दिला दूं। जहां आप फेल करेंगे वो ये कि यूपीएससी ने सिलेबस आपको दिया है पढ़ने को, ओके। इसलिए यूपीएससी आपसे अपेक्षा करती है कि आपको इकोनॉमी भी आता है, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है, इकोनॉमी भी आता है, एथिक्स भी आता है, साइंस भी आता है, ठीक है। और जब आप ही को सब आता है तो यूपीएससी आपको प्रश्न पूछते समय इन 2 को, 3 को, 4 को इंटीग्रेट करके भी क्वेश्चन पूछ सकती है। इकोनॉमी को सोसाइटी से जोड़ के, सोसाइटी को पॉलिटी से जोड़ के, पॉलिटी को सोशल जस्टिस से जोड़ करके, पॉलिटी को सोशल जस्टिस से जोड़ करके, कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल जस्टिस से जोड़ करके, इकोनॉमी को सोसाइटी से जोड़ करके, इकोनॉमी को सोशल जस्टिस से जोड़ करके। ग्लोबलाइजेशन इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, बट ग्लोबलाइजेशन सोशल जस्टिस से भी जोड़ करके प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि उसको पता है यूपीएससी को कि आप ही को हमने सिलेबस दिया, ये आप पढ़, तो जब पढ़े तो इसको हम कहीं से भी इंटीग्रेट करके क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चा, कि हम अपनी तैयारी कोचिंग पर आधारित किए हुए, परिणाम क्या होता है कि एसएस पांडे सर आते हैं और अपना विषय पढ़ाकर सोसाइटी चले जाते हैं, फलाना सर आते हैं अपना विषय ज्योग्राफी पढ़ाकर चले जाते हैं, फलाना सर इन्वायरमेंट पढ़ाकर चले जाते हैं, रामेश्वर सर इकोनॉमी पढ़ाकर चले जाते हैं, राजेश सर पॉलिटी पढ़ाकर चले जाते हैं, और वो कहीं से भी गलत नहीं पढ़ाते, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि वो अपना पाठ पढ़ाते हैं, राइट। एक कमी
जो इस कोचिंग सिस्टम की है, जिसको कभी दूर नहीं किया जा सकता, वो ये है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, वो ये है कि रामेश्वर सर जब भी पढ़ाते हैं, या एस एस पांडे सर जब भी पढ़ाते हैं, या राजेश मिश्रा सर जब भी पढ़ाते हैं, तो पॉलिटी को इकोनॉमी से, सोसाइटी से, या सोसाइटी को इकोनॉमी से, पॉलिटी से जोड़ करके इंटीग्रेट करके नहीं पढ़ाते हैं। वो आते हैं, प्रॉपर इकोनॉमी पढ़ाकर निकल जाते हैं, प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ाकर निकल जाते हैं, प्रॉपर सोसाइटी पढ़ाकर निकल जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? और इंटीग्रेशन का पूरा हेडेक आपके ऊपर आता है, याद रखिए। इसलिए स्मार्ट स्टडी वही कहलाएगी जहां पर कि आप पढ़िए, बट मत कहिए कि यही है। आप सोचिए भी कहां से कौन जुड़ रहा है। अगर आपने ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा है तो क्या इधर कहीं जुड़ रहा है? इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा है तो क्या इधर कहीं जुड़ रहा है? पॉलिटी में तो पढ़ा है तो क्या इधर कहीं जुड़? क्वेश्चन पूछा है इंटरनल सिक्योरिटी में कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 अनुसूचित जनजातियों के रक्षोपाय से संबंधित है, जिसमें 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रावधान किया गया। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 5th शेड्यूल के सही क्रियान्वयन नहीं होने का वामपंथी विचारधारा के उग्र पंथ पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए और इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। अब वामपंथी विचारधारा का उग्र पंथ का मतलब होता है नक्सलवाद। वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी विचारधारा का नरम पंथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, अब वामपंथी विचारधारा का उग्र पंथ जो हथियार लेकर सिस्टम बदलने आते हैं, उग्रवादी। तो वामपंथी विचारधारा का उग्र पंथ का मतलब उग्रवाद, नक्सलवाद। शेड्यूल 5th शेड्यूल की सही क्रियान्वयन नहीं होने का नक्सलवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? नक्सलवाद के उद्भव को कैसे इसने प्रभावित किया है, कैसे इसने ट्राइबल अनरेस्ट को उत्पन्न किया और कैसे इसके कारण ट्राइबल नक्सली बन गए, इसको कोरिलेट करना है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बच्चे के पास 244 और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के प्रावधानों का ज्ञान होना चाहिए। यस, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का सोशल जस्टिस में उसकी समीक्षा उसको होनी चाहिए कि जनजातियों के सशक्तिकरण में यह कानून कहां तक सफल रहा है और कहां तक सफल नहीं रहा है। यह कौन एनालाइज करेगा? संवैधानिक और वैधानिक प्रयास लिखा हुआ है ना जी। तो हमें संविधान और विधान के टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, हमें उसके आउटपुट की समीक्षा करनी है कि जिस सामाजिक न्याय के आदर्श को स्थापित करने के लिए संविधान और विधान के प्रावधान किए गए हैं, उसमें यह कहां तक सफल रहा है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल जस्टिस। और यहां पर जब आप पढ़ोगे तो पाओगे कि 6th शेड्यूल सक्सेसफुल रहा है, लेकिन 5th शेड्यूल उतना सफल नहीं रहा है। कैसे नहीं रहा, क्या नहीं रहा, यहां हम सब जानेंगे। और जब जानेंगे कि ये जनजातियों के विकास में सफल नहीं रहा, जिसके कारण जहां भी 5th शेड्यूल लागू हुआ, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वहां पर जनजातियों का प्रॉपर विकास नहीं हुआ, वो असंतुष्ट हुई और यही असंतुष्टि उनको उग्रवादी बनने के लिए, नक्सली बनने के लिए प्रेरित करी। इसीलिए वहां पर नक्सलवाद का उभार हुआ। तो बच्चा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कई जगहों पर वो इंटीग्रेट करके पूछ रहा है। आपके इंडियन सोसाइटी में टॉपिक है पृथकतावाद, है ना? आपके इंडियन सोसाइटी में एक टॉपिक है क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, और आपके यहां पॉलिटी में टॉपिक है पृथक राज्य की मांग। तो रीजनलिज्म पृथक राज्य की मांग का कारण है कि नहीं है? दोनों को जोड़ करके क्वेश्चन बन रहा है। इसलिए मैं आपको रोक करके क्लास इसलिए याद दिलाया कि पढ़ते समय दिमाग को खुला रखिए। एक बात जानो, जब पढ़ने में दम होगा ना, यूपीएससी भी बाप बाप करेगी। बहुत एक लाइन का उत्तर है। आप पढ़े रहोगे ना, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका दिखाई देगा ना, वो मेंस में, प्री में ही नहीं, आपके इंटरव्यू में भी दिखाई देगा। हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म तब होता है जब आपके पास नॉलेज कम होता है, आप कम पढ़े होते हो, डरे रहते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। अदरवाइज एक बच्चा अभी प्री दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, और वो लगभग 137-38 क्वेश्चन, 135 प्लस क्वेश्चन सही किए हुए, उसको चिंता है क्या कि प्री नहीं होगा? और एक बहुत बड़ा मास जो है वो 104, 105 पे करके कभी इस कोचिंग के आंसर से मिलाता है, कभी उस कोचिंग के आंसर से मिलाता है, उससे 100 हो रहा, उससे 98 हो रहा, उससे 99 हो रहा, मैंने उसी वापो में 4-5 नंबर इधर उधर में छुट्टा उसका होता या नहीं होता। लेकिन जो 125 करके बैठा है उसको क्या चिंता है? तो जो पढ़ा है वो करेगा। 20 प्रश्न पॉलिटी से है तो 12-15 प्रश्न तो कर ही देगा यार। 20 प्रश्न इकोनॉमी से है तो 12-15 प्रश्न कर देगा, डंकी के चोट पे करेगा। ये क्राउड वो है। और बनने के लिए कोई भूत प्रेत नहीं लाने की जरूरत है बच्चा, वो बनने के लिए पढ़ने की जरूरत है। और जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे भी बैठ के हम पढ़ते हैं, आपस में डिस्कस करें, डिबेट करें, ग्रुप बना ले। पागलों की तरह जब तक नहीं लगेंगे आपस में गपशप में, फालतू बात पे क्यों गपशप करें? जब यही हमारा लक्ष्य है तो ग्रुप बनाकर किसी मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं। हम ज्ञान को मनोरंजन में तब्दील करते, इंटरटेनमेंट में तब्दील करते, क्योंकि कंपटीशन तो है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। और कर देंगे तो एक बात मान लीजिए, नहीं कर रहा है कोई, ये बड़ा कठिन काम है, तपस्या है। जो करेगा उसको सफलता मिलने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी, आराम से उसको सफलता मिलेगी, आईएएस वाली सफलता मिलेगी। मैंने कहा उसमें बहुत कमजोर रहा तो पीसीएस में निकलेगा। तो पढ़ते समय दिमाग को खुला रखो कि कहां हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। कई बार पॉलिटी आ रहा मेरे में, इकोनॉमी, सबको कोरिलेट करना। ये हम लोगों ने लिख लिया है। जनजाति वह पिछड़ा समुदाय है, सामान्य अर्थों में वह पिछड़ा समुदाय है जिसको मानव समाज के उद्विकास क्रम में प्रारंभिक समूह माना जाता है
और जो प्रायः जंगलों एवं पहाड़ों में निवास करता है, जो प्रायः जंगलों एवं पहाड़ों में निवास करता है, कौमा, जिनका एक विशेष नाम, जिनका एक विशेष नाम, कौमा, एक विशेष धर्म, कौमा, एक विशेष संस्कृति एवं विशिष्टता होती है। ठीक है, जैसे गारो, खासी, भील, बहुत सारी जनजातियां हैं। मतलब जनजाति का जनरल डिफिनेशन का मतलब उद्विकास क्रम में क्या है, वो पिछड़ा समुदाय है वाला। इनका एक अलग नाम होता है, गारो खासी कोई ना कोई नाम होता है। इनकी एक अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा। एक जनजाति का अलग होता है और दूसरी जनजाति का अलग होता है। जिनका अपना एक अलग टाइप का धर्म होता है। अलग टाइप का धर्म का मतलब ज्यादातर ये आत्मावादी होते हैं। यहां टोटम पूजा जाता है। ये हिंदू और मुस्लिम नहीं होते हैं, ईसाई नहीं होते हैं, ये तो धर्मांतरित होकर के ईसाई या हिंदू बने हैं। ये टोटमवादी होते हैं, ये जीववादी होते हैं। यानी हर जनजातीय समुदाय का अपना एक कोई ना कोई वृक्ष हो, जानवर हो, जिसके साथ वह एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करते हैं। मान लो मैं एक जनजाति हूं, हमारा जनजाति है, ये वाला इनका अपना एक नाम है, और हम लोगों का टोटम है भैंस। जैसे टोटा जनजाति का हम लोगों का टोटम है भैंस। मतलब हम भैंस के प्रति एक आध्यात्मिक संबंध स्वीकार करते हैं। हमें लगता है कि भैंस ही हम लोगों का पूर्वज है। हमें लगता है कि भैंस शक्तिशाली है, भैंस खुश होगा तो अच्छा होगा, भैंस नाराज होगा तो बुरा होगा। हम भैंस की पूजा करेंगे, मंदिरों में भैंस की स्थापना करेंगे, कभी भैंस का वध नहीं करेंगे। यहां तक कि हम गुदना के रूप में भैंस, जिसको चुरिंगा कहा जाता है, गुदना के रूप में भैंस की तस्वीर, लॉकेट में कुछ भैंस का कोई भी चीज बनाएंगे। यात्रा पे भैंस दिखेगा तो प्रणाम करेंगे, लगेगा कि नहीं हमारा यात्रा ठीक होगा। अब ये बताओ, ये सारी चीजें धर्म में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? तो ये जो टोटमिज्म है, इसको टोटमिज्म, अब बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि टोटमिज्म ही धर्म का प्रारंभिक रूप है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। टोटमिज्म द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। टोटमवाद ही धर्म का प्रारंभिक रूप है। तो इनका अपना एक धर्म होता है, अपनी संस्कृति होती है। गारो खासी में चले जाओगे, वहां पर लड़कियां बारात लेके जाती है और दुल्हा को विदा करा के लेके आती है। तो कई ऐसी जनजातियां हैं जहां ऐसा प्रचलन है, कोई गेस्ट आता है तो दुल्हा माने पुरुष दरवाजा खोलता है, गेस्ट को बोलता है बैठिए, बुलाकर लाता हूं। वो बैठाता है गेस्ट को ड्राइंग हॉल में, अंदर जाता है, अंदर से पत्नी को बुलाकर लाता है। पत्नी बैठती है, वो खड़ा रहता है, पत्नी इशारा करती है कुछ चाय वाय ले आओ, वो अंदर जाता है, चाय वाय लेकर आता है और पिलाता है। वो एक मात्र सत्तात्मक समाज है। खासी और गारो एक मात्र सत्तात्मक समाज है, मात्र वंशीय समाज है। वहां संपत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्र को नहीं, मां से बेटी को मिलता है, मां से छोटी बेटी को मिलता है। इसको कनिष्ठाधिकार कहते हैं। बड़े को मिलना ज्येष्ठाधिकार, छोटे को मिलना कनिष्ठाधिकार, छोटी बेटी को मिलता है। तो इस तरह से हर जनजाति के शादी ब्याह तौर तरीके अलग अलग होते हैं। वहीं झारखंड की हो उरांव, ये पितृसत्तात्मक जनजातियां हैं, इनका तरीका अलग है। झारखंड में ही इन जनजातियों में कई ऐसी जनजातियां हैं। यहां पर एक जनजाति है जहां सेवा विवाह प्रचलन है। अगर किसी लड़के को लड़की पसंद आ गई तो उसके घर चला जाता है और सास ससुर की सेवा करता है। उनका बाल्टी का पानी उठा के ले आता है, उनका गाय का गोबर साफ करता है, पानी से पैर दबाता है, सब कुछ करता है। कई बार लड़की के माँ बाप उसका अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जूता लेके फेंक देते हैं पानी उसके ऊपर, अनादर करते हैं। अनादर के बाद भी यदि वो डटा रहता है तो मान लिया जाता है कि यह उपयुक्त वर है और फिर उस लड़की के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। इस शादी को 3 नामों से जाना जाता है: सेवा विवाह, अनादर विवाह और हठ विवाह। तो अलग अलग जनजातियों में विवाह शादी के नियम है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भील नाम की एक जनजाति पाई जाती है। भीलों में विवाह का एक अलग तरीका है। वहां पर एक खंभे में नारियल और गुड़ रख दिया जाता है, एक आयोजन किया जाता है शादी ब्याह का, और गांव की सभी लड़कियां घेरा बनाकर वहां खड़ी हो जाती है तैयार व्यार होकर के। और लड़के जो होते हैं जिनको शादी करना है, एक एक करके आना होता है, घेरा को तोड़ना होता है और घेरा को तोड़ करके नारियल गुड़ को प्राप्त करना होता है। जो लड़का नारियल गुड़ को प्राप्त करने में सफल हो गया, लड़कियां विरोध करती है कि वो नारियल गुड़ तक नहीं पहुंच पाए, और जो लड़का पहुंचने में सफल हुआ, नारियल गुड़ प्राप्त कर लिया, उसको यह अधिकार होता है कि घेरा मनाने वाली किसी भी लड़की को अपना चॉइस दे और उसके साथ शादी हो, और फिर धूमधाम से उसकी शादी कर दी जाती है। तरीका है शादी करने का। मजा तब आता है, मजा तब आता है जब लड़का बदसूरत हो। मानव शास्त्री लिखते हैं कि लड़कियां दांत काट के, पैर काट के उनको किसी भी तरीके से वहां पहुंचने से रोकती है। और मजा तब आता है जब लड़का हैंडसम हो। तो फिर विरोध प्रतीकात्मक होता है, सबके मन में होता है जल्दी जा और नारियल गुड़ पकड़। इस प्रथा को गोल गधेड़ो कहा जाता है। और याद रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं आपके प्रीलिम्स में कल्चर का भी एक पार्ट है,
और कई क्वेश्चन ट्राइबल कल्चर के पूछे जाते हैं जो बड़े स्पेसिफिक और प्रचलित होते हैं। गोल गधेड़ों किस जनजातीय समुदाय में है, सहकस्ती प्रथा किस जनजातीय समुदाय की विशेषता है। समझ में आ रहा मेरी बात, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे हर जनजातियों की अपनी संस्कृति होती है, यही है जनजातीय। ये जनरल डिफिनेशन है। ओके, अब आइए भारत में जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। भारत में जनजातियों का अर्थ एवं परिभाषा, हेडिंग नीचे एरो, इसको हम कुछ सब पॉइंट में लिखते चले जाए। पहला हमारा सब पॉइंट है, भारतीय संविधान में जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, 25, 366, 25 के अनुसार डैश कोई जाति या जनजातीय समुदाय का कोई भाग, ध्यान दो क्या कह रहा है, कोई जाति, ओके, या जनजातीय समुदाय का कोई भाग या समूह, कोई भी, कॉमा, जिसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित करते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यहां भी स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण समस्याएं उभर कर सामने आती है। राजनीति होती है, कई समुदाय अपने को जनजाति में शामिल करने की मांग करते हैं। राजस्थान का गुर्जर आंदोलन आपके सामने एग्जाम्पल है, जहां गुर्जरों ने अपने को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की मांग को लेकर भयंकर आंदोलन किया, सरकार को प्रेशराइज किया। यह बात अलग है कि मीणा समुदाय के लोग सड़क पर आ गए, गुर्जर मीणा संघर्ष हुआ, मीणा को लगा कि अगर गुर्जर 100 सीट है और गुर्जर को भी अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाएगा तो 100 सीट में अगर 80 पर हम कब्जा कर रहे हैं तो 30-40 पर गुर्जर भी कब्जा कर लेगा, तो हमारा हक कम हो जाएगा, नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर के सड़क पर आए। फाइनली सरकार ने एसटी में उनको शामिल नहीं किया और उनको अलग से आरक्षण दिया गया। गुर्जर, जाट, ये सब एक मजबूत समुदाय है और जो मजबूत होता है, जिसका संख्या बल होता है, वो प्रेशर ग्रुप के रूप में भी सरकार पर दबाव बनाने में सफल होता है, सरकार को अपने समूह के हितों के पक्ष में नीतियों को प्रभावित करता है, आरक्षण दे भी लेता है। अगर संविधान में स्पष्ट परिभाषा होती तो यह स्थिति नहीं आती, इसका राजनीतिकरण नहीं होता। कहा गया है कि 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी समूह को अगर शेड्यूल ट्राइब घोषित करे तो शेड्यूल ट्राइब होगा। राष्ट्रपति किस आधार पर करेगा, ऐसा कुछ संविधान में उल्लिखित नहीं है। इस संदर्भ में एक लोकुर कमेटी का गठन किया गया था और लोकुर कमेटी ने एक गाइडलाइन दिया था कि किसी समूह को जनजाति कहा जाए किस आधार पर, तो वो उन्होंने लिखा था कि उसमें आदिम जातीय गुण होना चाहिए। लगे कि कुछ आदिम जाति पुराना है, उसमें कुछ उसी टाइप का हो, पत्ता उत्ता पानने वाला है, कुछ इस टाइप का आदिम जातीय गुण होना चाहिए। दूसरा, अनूठी संस्कृति हो, अलग से संस्कृति हो जो हिंदू मुस्लिम ईसाइयों में नहीं दिखाई देती हो, एक अलग टाइप का उनका कल्चर, रीति रिवाज, प्रथा परंपरा हो, अनूठी संस्कृति। तीसरा था भौगोलिक अलगाव, मुख्य समाज से अलग जंगलों में रहते हो, अलगाव का यही मतलब हुआ ना कि भौगोलिक अलगाव का मतलब जंगलों पहाड़ों में अलग थलग रहना, भौगोलिक अलगाव। चौथा, उन्होंने कहा कि मुख्य समाज के लोगों से संपर्क से कतराना, वो हम लोगों के संपर्क से बचने का प्रयास करते हो, कतराते हो, कंफर्ट फील नहीं करते हो, अपना अलग थलग हम लोगों से रहना पसंद करते हो। और लास्ट था पिछड़ापन, जो विकास क्रम में एकदम पिछड़े हो, साक्षरता दर नहीं हो, स्वास्थ्य स्तर, सब कुछ। ये लोकुर समिति के सिफारिशों में इंडिकेटर था। राष्ट्रपति जब किसी समुदाय को आर्टिकल 342 के तहत शेड्यूल्ड करता है एज ए ट्राइब, तो परोक्षतः वो लोकुर समिति की सिफारिशों को और इंडिकेटर्स को स्वीकार करता है, बट राष्ट्रपति को इसके लिए कहीं से बाध्य नहीं किया गया। यदि बाध्य कर दिया गया होता तो फिर गुर्जर आंदोलन ही नहीं करते। क्लियर है? ये हम लोग भी यहां पर लिखते। लिखिए अगला पॉइंट, राष्ट्रपति किस आधार पर किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में
अनुसूचित करेंगे, इसके बारे में भी संविधान में कोई वर्णन नहीं मिलता है। पहला चेंज। परंतु अभी तक इस संदर्भ में व्यवहारिक रूप से लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को प्रयोग में लाया जाता है, जो निम्न है। डैश 1 नंबर, आदिम जातीय गुण। 2 नंबर, अनूठी संस्कृति। 3 नंबर, भौगोलिक अलगाव। 4 नंबर, आम लोगों से संपर्क करने से कतराना। और 5 नंबर, पिछड़ापन। 5 नंबर, पिछड़ापन। डन। एक हेडिंग बनाइए, भारतीय जनजातियों का स्वरूप एवं भौगोलिक विस्तार। आगे आएगा, भारतीय जनजातियों का स्वरूप एवं भौगोलिक विस्तार, अंडरलाइन, नीचे एरो। फैक्ट है, आंकड़े हैं, मैंने बता दिया, आपको बताया है। भारत में 10.43 करोड़ ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 8.61% कुल जनसंख्या की जनजातियां हैं। 705 समुदायों को जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है और ये भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हुए। यही है ना भौगोलिक फैलाव। सबसे ज्यादा आबादी लक्षद्वीप में नंबर 1 पे 94%, नंबर 2 पे मिजोरम, नंबर 3 पे नागालैंड, मेघालय, मैंने उसी नंबर 3, 4 पे नागालैंड, मेघालय लगभग 86% के आसपास है, इधर 94% के आसपास है। मेघालय मतलब यही 94, 96 कहने का मतलब है कि ये 4 राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी है। मणिपुर में भी है, बट मणिपुर में लगभग 40%, 45% के आसपास, 40-42%, क्योंकि वहां का एक मेजर आबादी जो है लगभग 50% वो मेतेई है और मेतेई जनजाति का दर्जा लंबे समय से मांग रहे हैं। ये परिभाषा में गड़बड़ी होने का परिणाम है बच्चा। एक लंबे समय से जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, जिसके चलते वहां मेतेई के साथ एक लंबा संघर्ष वहां के जनजातियों का होता रहा है। कुकी वहां की एक प्रमुख जनजाति है। नागा भी उत्तरी मणिपुर में है। अगर मणिपुर का मैप आपके दिमाग में है तो मणिपुर का उत्तरी जो है वो पूरा का पूरा पहाड़ है। ये अराकान पर्वत श्रृंखला वही है, भूगोल में आपने पढ़ा होगा। और अराकान पर्वत श्रृंखला का एक मेजर पार्ट पूरा का पूरा नागालैंड और मणिपुर है। और मणिपुर में अराकान आता है नागालैंड से होते हुए अरुणाचल प्रदेश का जो 2-3 जिला है, तिरप जिला है जो नीचे लटका हुआ है ना अरुणाचल प्रदेश, तो वो पूरा का पूरा अराकान पर्वत श्रृंखला है। और मणिपुर का ऊपरी इलाका में ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ऊपरी इलाका में जो नागालैंड से सटा हुआ है उसमें नागा भी रहते हैं। और फिर जैसे जैसे नीचे आओगे तो कुकी वहां की एक प्रमुख जनजाति के रूप में विद्यमान है। जैसे ही घाटी में आते हो नीचे, पहाड़ के नीचे, तो घाटियों में सबसे डेंस पॉपुलेशन है और वहां पर एक समुदाय रहती है जिसको मेतेई कहते हैं। एंड 50% पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इज मेतेई। ठीक है। हमारे बच्चों का नॉर्थ ईस्ट बहुत कमजोर है। उन बच्चों से मैं सजेस्ट करता हूं कि मैं आप लोगों को देखता हूं कि चीज के यूट्यूब पर या ऐप पर है कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट पे मेरा 5-6 क्लास है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया, अगर आपसे कहा जाए यूपी के बारे में बताइए तो सब बता देंगे, बिहार के बारे में बताइए सब बता देंगे, लेकिन साउथ इंडिया थोड़ा कमजोर पक्ष है क्योंकि दूर पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट कमजोर पक्ष है। हालांकि आजकल सोशल मीडिया और टीवी में तो बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती है। मणिपुर एक प्रमुख जगह है जो आज के डेट में हिंसा के मामले में काफी चर्चा में रहा है, बट हमारे छात्र उतना इंटरेस्ट उधर नहीं लेते। तो 4 क्लास है, हालांकि एक क्लास मेरा 3.5 घंटे का है। यूट्यूब में इतना बड़ा क्लास नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, तो वो फिर उसके बारे में एक बार मेहनत है, बट एक आउटलाइन आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इन इलाकों में जनजातियां ज्यादा है। मध्य में है झारखंड है, झारखंड में भी जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, थोड़ा आंध्र प्रदेश में भी है, थोड़ा महाराष्ट्र में भी है, थोड़ा गुजरात में भी है। लेकिन अगर कहें दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में 0 है, तो हम लोगों को एक विस्तार भी पता होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ यहां कर देता हूं। देखिए, जनजातीय समुदाय
भारतीय समाज का एक अति संवेदनशील वर्ग है, जिसकी कुल जनसंख्या 10.43 करोड़, ब्रैकेट में 8.61%, ब्रैकेट बंद है, और जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है, विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है। पहला चेंज, वर्तमान भारत में 705 समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित किया गया है। जिसमें से 75 को 75 को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, इस पर प्रश्न पूछा जाता है बच्चा, ध्यान देना, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है, मतलब जनजातियों में ये सबसे पिछड़ा है। कुरकू है, बैगा है, बहुत सारी जनजातियां हैं ऐसी, बिरहोर है। कुल भारतीय जनजातियों में, एक परिचय ये हम लोग लिख रहे हैं, कुल भारतीय जनजातियों में 32.6% ईसाई हैं, सेमीकोलन। 1 करोड़ जनजातियां शहरों में निवास करती है, सेमीकोलन। जनजातीय समुदाय में साक्षरता दर 49.7% है, सेमीकोलन। भारतीय जनजातियों में लिंगानुपात 990 है, तथा शिशु लिंगानुपात 957 है, 957, ब्रैकेट में 2011। और याद करो 990 और भारत का कितना है, भारत का औसत कितना है 943, 957 और भारत का औसत है 919, तो औसत से बेहतर, यानी यहां महिलाओं की स्थिति बेहतर है, लिंगानुपात बेहतर है। 990 ये वर्ल्ड एवरेज है बच्चा, विश्व औसत है 990, भारत का तो बहुत कम है 943, इनका है 990। क्लियर रहेगा? पहला चेंज, नीचे एरो दे दो। भारतीय जनजातियों में से अधिकांश जनसंख्या झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में, राजस्थान एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में निवास करती है। पहला चेंज, सर्वाधिक राज्यवार जनजातियां क्रमशः लक्षद्वीप ब्रैकेट में 94.8%, ब्रैकेट बंद, मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5%,
कॉमा मेघालय 86.1%, ऐसे ही लिखना ब्रैकेट में लिख के, में निवास करती है, में निवास करती है। पहला चेंज, सबसे कम राज्यवार जनजातियां, सबसे कम राज्यवार जनजातियां क्रमशः उत्तर प्रदेश 0.6%, कॉमा तमिलनाडु 1.1%, कॉमा बिहार 1.3% तथा केरल 1.5% में निवास करती है। पहला चेंज, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली में किसी भी समुदाय को जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं किया गया है। यह सूचना आपके पीटी में भी काम देगा। हमारे लिए है कि जब हम ट्राइबल कम्युनिटी को पढ़ रहे हैं तो आंकड़े हमारे दिमाग में होने चाहिए, तो फिर हम कुछ कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक आइडिया हम लोगों को मिल गया। अब एक हेडिंग बनाइए। अगला टॉपिक है हमारा भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याएं। भारत में जनजातियों की प्रमुख समस्याएं, और आज हमारी सरकार जो इनकी समस्याओं को चिन्हित करती है, एक डायग्राम खींचिए। हेडिंग वही है, प्रमुख समस्याएं। एक लिखेंगे भूमिका हर जगह, दूसरा है प्रमुख समस्या, और तीसरा है निष्कर्ष। ओके, इनकी समस्याओं में बच्चा भूमि अलगाव, गरीबी एवं ऋणग्रस्तता, सांस्कृतिक विघटन, धर्मांतरण की समस्या, अशिक्षा एवं पिछड़ापन की समस्या, और अगला है भूमि अधिग्रहण एवं विस्थापन की समस्या। लिख लिया आपने? हो गया। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय तक जनजातियों की जो प्रमुख समस्या थी बच्चा, वो थी भूमि अलगाव। एग्री हो? भूमि अलगाव का मतलब होता है गैर जनजातियों द्वारा उनकी भूमि को किसी न किसी रूप में हड़प लेना, और जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों की भूमि गैर जनजातियों के पास चली गई और बेचारे वो अपने ही भूमि से वंचित हो गए। और जब वो अपनी भूमि से वंचित हुए, खर्च बढ़ा, मुख्य समाज के संपर्क में आए, तो उनका दूसरा नुकसान हुआ गरीबी और ऋणग्रस्तता की समस्या। और अंग्रेजी शासन काल में ही ये जनजातियां ये दोनों समस्याओं से ग्रसित हो गई। क्लियर? जनजातीय विद्रोह हुए, हमारी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने भी इन सब चीजों को ध्यान में रखा। अंग्रेजी सरकार ने जनजातियों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए पॉलिसी बनाई, नीति बनाई। और ब्रिटिश काल में ट्राइबल डेवलपमेंट की दो पॉलिसी दिखाई देती है। एक पॉलिसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन पॉलिसी, और दूसरे को हम कहते हैं आइसोलेशन पॉलिसी। ठीक है, नीति में हम इसका डिस्कस करेंगे। पॉलिसी बनाकर जनजातियों के लिए कुछ किया गया। आप पढ़ोगे तो अंग्रेज जनजातियों का विद्रोह भी हुआ इन सब चीजों के खिलाफ। तो अंग्रेजी शासन काल में ही और फिर आजादी के तत्काल बाद अलग अलग राज्यों में कानून बनाए गए कि एक जनजाति की जमीन कोई गैर जनजाति खरीद नहीं सकता। और आप देखोगे आज भी झारखंड में या ट्राइबल राज्य में कोई गैर जनजाति वहां जाकर जमीन
नहीं खरीद सकता। रहने के लिए थोड़ा जमीन रहेगा, आप वहां जमीन जाके लंबा नहीं खरीद सकते हो। 100-200 गज अलाउ किया है कि आप अपने घर के लिए खरीदो, लेकिन आप चाहो कि लंबा चौड़ा उनकी जमीन को खेत खरीद लें, जमीन खरीद लें, आप नहीं खरीद सकते हो। तो उस समय ही कानून बना करके, ऐसे आजादी के बाद ऋणग्रस्तता के सारे कानून को खत्म कर दिया गया कि अब कोई भी कर्ज लिया है तो देने की जरूरत नहीं है। बंधुआ मजदूरी प्रथा को खत्म कर दिया गया। तो ये गरीबी और ऋणग्रस्तता को दूर करने का आजादी के बाद से प्रयास किया गया, और उनकी जमीनें उनके पास से न जाए उसको रोकने के लिए प्रयास शुरुआत में किया गया। और इनकी स्थिति को सुधारने के लिए अशिक्षा और पिछड़ापन तो शुरू से था इनका, ये समस्या तो शुरू से थी, ये नई कोई उभर कर सामने नहीं आई। इसलिए इन तीनों को केंद्र में रख करके सरकार ने योजनाएं बनानी शुरू की। आरक्षण दिया गया, शिक्षा विकास के लिए इनके लिए योजनाएं चलाई गई, इनके गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार सृजन के लिए योजनाएं चलाई गई, और आज भी चलाई जा रही है। इनकी जमीनें दूसरा गैर जनजाति नहीं खरीदे, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई, आदि आदि। इस सबसे इनकी स्थिति में सुधार हुआ। इसके अलावा कुछ और समस्याएं इनकी उभर कर सामने आई। एक समस्या सांस्कृतिक विघटन की, जिसको हमारी भारत सरकार ने ध्यान में रखा। क्योंकि आजादी के बाद विविधता में एकता के आदर्श को स्वीकार किया गया, और सरकार का कहना था कि सभी समुदाय अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भारत की मुख्य धारा में शामिल हो। 1958 में जब जनजातीय विकास के लिए पंचशील का सिद्धांत आया, तो नेहरू जी ने भी कहा कि जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति और मान्यताओं को बनाए रखते हुए किया जाए, उनकी पृथक पहचान को बनाए रखते हुए किया जाए। जनजातियों का विकास में ज्यादातर जनजातीय लोगों को यूज किया जाए। गैर जनजाति आकर जनजातियों का विकास करेंगे तो उनकी प्रथा परंपरा को नहीं समझ पाएंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। इसको पढ़ाएंगे, और 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल को हम आपको एक पूरा टॉपिक की तरह पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ऑलरेडी सवाल कई जगह टकराएगा, इसीलिए प्रावधान किया गया। और जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया। और आज भारत सरकार पूरी तत्पर है कि उनकी पृथक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा जाए, उनके सांस्कृतिक विघटन को रोका जाए, उन पर आधुनिक शिक्षा, आधुनिक जीवन शैली को आरोपित नहीं किया जाए, और कई जगहों पर तो उनकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए सरकार उसके क्षेत्र को संरक्षित करती है। एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी 2013-14 में। यूरोप के कुछ लोग आए और अंडमान निकोबार में गए। वहां पर चूंकि जनजातियां काफी पिछड़ी है, जंगलों में रहती है, नंगी रहती है, बिना वस्त्र पहने हुए रहती है, तो वहां पर टूरिस्ट लोग, बाहरी टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं, और जहां भी आते हैं वहां हर ब्रोकर हो जाते हैं टूरिज्म से अपनी कमाई करने वाले। वो टूरिस्ट को अच्छा होटल दे देंगे, पूरा पैकेज बना के देंगे। आप ही को अगर दूर नहीं राजस्थान चले जाओ तो डेजर्ट सफारी एक पैकेज का नाम ही है। आप 30,000 40,000 में 3 दिन 4 दिन का डेजर्ट सफारी पैकेज करो, अलग अलग रेट है, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल। आप यहां से जाओगे, वहां लोग रिसीव करेंगे, आपको ठहराएंगे, और फिर आपको 2-3 दिन इधर उधर जो प्लेस है घुमाएंगे, और 2 रात आपको रेगिस्तान में रखेंगे। उनका अपना गाड़ी रहेगा, जिप्सी रहेगा, वहां पर ले जाएंगे, आपको ऊंट की सवारी करेंगे, और वहां का जो लोकल फोक डांस है वो आपको देखने को मिलेगा। आग जला देंगे, खाना पीना का व्यवस्था वहीं पर होगा, और आप डांस देखिए। अब प्रश्न है कि वो डांसर को देते हैं 500 रुपया, आपको ऊंट पर सवारी कराएंगे, और ऊंट वाले को दिन भर का देते हैं 500 रुपया, 300, 400, 500, और आपसे लेते हैं हजारों में, 15,000, 20,000, 25,000। तो उसको पैकेजिंग करके एक पैकेज के रूप में बेचते हैं और अच्छा खासा कमाते हैं। वहां पर भी, अंडमान निकोबार में भी यही चल रहा था। विदेशी पर्यटक आते थे और उनको अच्छा खासा पैकेज दिखा करके ले जाया जाता था, और वो जंगलों के बीच से सड़क गुजरता था जहां कुछ जनजातियां इसी तरह के नंग दड़ंग रहती थी, उनके बीच ले जाते थे, उनके नंग धड़ंग डांस वगैरह को भी ये लोग शूट करते थे। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी बच्चा कि कुछ लोग जनजातियों से सेट कर देते थे, कुछ पैसा वैसा दे देंगे, तू बैठे रह, टूरिस्ट आएगा तुमको देखेगा। मीडिएटर, टूरिस्ट एजेंट, मीडिएटर को यूज किया जो लोकल गांव का रहने वाला है, जनजातीय इलाकों का, उनको ले जाकर के जैसी जगह रखा, टूरिस्ट को उनके क्षेत्र में घुमाया गया। कहानी तब अति हो जाती है जब गैर जनजाति आदमी भी नंगा उंगा हो करके जनजाति बन के ऐसे बैठ जाता है। सेट कर दिया गया, वो ऐसे बैठा हुआ है, पूरा मुंह में ऐसे पत्ता उत्ता लगा करके। टूरिस्ट आए विदेशी पर्यटक, वो देखो 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 देखो, पूरा फोटो वोटो खींचे, दूर मत जाओ सरकार रुके हुए हैं, और चले गए, उनसे 10-20 हजार रुपया कमा लिए। वो भी जाके यूरोप में दिखाते हैं कि देखो हम ओरिजिनल आदिमानव को देख के आए हैं, जो आज भी सभ्यता से काफी पिछड़ा हुआ है। इसमें घटना ये घटी बच्चा कि ये लोग उनका एक नग्न और थोड़ा सा बड़ा ही उस टाइप का फोटोग्राफी किए, और फोटोग्राफी ले जाकर के यूरोप में, यूके में उसको पब्लिश कर दिए। जब यूके में वो पब्लिश हुआ तो भारत के लिए बड़ा शर्मनाक विषय हुआ। शर्मनाक विषय हुआ तो भारत सरकार ने 2012 की बात है, 2012-13 में भारत सरकार एक नियम बनाती है, कानून, और कानून बना करके, और वहां की जनजातियां, अंडमान निकोबार की जनजातीय इलाके को, खास करके जारवा को, एक बफर जोन के रूप में, उसको एक बफर जोन बनाया जाता है, और उस रेंज में किसी भी पर्यटक तक के जाने को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और वहां पर कुछ जनजातियां ऐसी है जिनकी संख्या 21, 22, 23 तो है, जारवा है, ओंग है, निकोबारी है, कई ऐसी वहां जनजातियां हैं जो लुप्त हो रही है, तो उसको उसी रूप में सरकार उनको संरक्षित रखे हुए है। तो ये है उनकी संस्कृति को संरक्षित रखने, उन जनजातियों को संरक्षित रखने का प्रयास, ताकि विविधता को बनाए
रखा जा सके, डाइवर्सिटी को बनाए रखा जा सके। यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी पहचान है। तो सरकार इसके लिए भी कर रही है। ये सब पुराने हैं और इसके लिए जनरली हम लोग देखेंगे दो नई समस्याएं उभर कर सामने आई। एक तो धर्मांतरण की समस्या, एक तो धर्मांतरण उसी समय हुआ, समझ में आ रहा है। और धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। ईसाई मिस्त्रियों द्वारा धर्मांतरण कराया गया और अभी भी कराया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया आज के 10-15 साल पहले के कुछ हिंदू संगठनों ने घर वापसी आंदोलन चलाया और कहा कि जो धर्मांतरित हो चुकी है चाहे तो फिर से हिंदू। और कई जगहों पर कुछ कट्टरपंथियों ने ईसाई मिशनरियों पर अटैक किया। और उड़ीसा का घटना घटा था दारा सिंह दारा वाला, जिसमें कि पूरे के पूरे फादर की फैमिली को जिंदा जला दिया गया कट्टरपंथियों के द्वारा। और उस समय उस पीरियड में कई जगहों पर फादर पे अटैक किया गया, ईसाई जो मिस्त्री से स्कूल था उस पे अटैक किया गया। कहा गया किस तरह का प्रेयर करवाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं ईसाई बनने के लिए, हिंदू धर्म को से उनको विमुख कर रहे हैं। कई आरोप लगाए गए। उस पीरियड में एक टॉपिक चर्चा का विषय रहा और कई जगहों पर एग्जामिनेशन में पूछा भी गया, ईसाइयों में धर्मांतरण की। अब हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग से टॉपिक बन के आने की संभावना नहीं है। बाकी जनरल जो उनका बैकवर्डनेस है उसके लिए तो प्रयास किया ही जा रहा है, उनके लिए रक्षोपाय का प्रयास किया ही जा रहा है। एक इनकी जो समस्या है ये आज भी अलग से इंपॉर्टेंट है, भूमि अधिग्रहण और विस्थापन की समस्या। क्योंकि ज्यादातर विकास योजनाएं जंगलों पहाड़ों में भी शुरू की गई। जंगलों और पहाड़ों में बड़े बड़े डैम बनाए गए और डैम बनाने में विस्थापित कौन हुए? ज्यादातर ट्राइबल। टोटल विस्थापन का 55% ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। इंडिया में आजादी के बाद से अभी तक विकास योजनाओं के परिणाम स्वरूप कुल विस्थापित जितने भी लोग हैं उनका 55% जनजातियां। बड़े बड़े नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई, नर्मदा नदी घाटी, सरदार सरोवर से लेके, या फिर अभी उत्खनन 1991 के बाद क्या हुआ? औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। बड़ी बड़ी कंपनियों को कहा गया कि इंडिया आओ, इंडस्ट्री लगाओ। बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आई, उन्होंने कहा जमीन दो जहां हम इंडस्ट्री लगाएं, हमें जमीन दो जहां हम उत्खनन करें, माइनिंग करें, ताकि हमारे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा हो सके। और सरकार ने भूमि अधिग्रहण करके उनको देना शुरू किया। इसमें सरकार ने जनजातियों की जमीनों को अधिग्रहित कर लिया। और जब जनजातियों की जमीनें धड़ल्ले से अधिग्रहित की गई तो उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, क्योंकि जनजातियां जंगलों में रहती थी। जंगल को काट के बाप दादा परदादा के समय से खेत बना दिए गए थे, उसी में वो खेती करती थी और इतनी पिछड़ी थी कि उन्होंने उस जमीन का मोटेशन नहीं कराया था, कुछ कागज नहीं बनवाया था। सरकार ने उसे वन विभाग की जमीन घोषित कर दी। और वन विभाग मतलब सरकारी जमीन, और सरकारी जमीन मतलब नो मुआवजा। थोड़ा बहुत देकर के उनकी जमीनें हथिया ली गई। कहानी समझ में आ रही है? जब उनकी जमीनें हथिया ली गई, 1894 के कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो जनजातियों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और कुछ नेता चले गए उनके इलाके में और कहा उठा लो कट्टा, बदल दो सिस्टम। परिणाम, ये जनजातियां उग्रवाद में शामिल। ओके, यूपीएससी 2016 में प्रश्न पूछता है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद का मतलब नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद का मलकानगिरी मॉडल और नक्सलवाड़ी मॉडल में क्या भेद है, और इन दोनों ही मॉडल में बने हुए उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या सही रणनीति बनाई जा सकती है। नक्सलवाड़ी मॉडल का मतलब कृषि अर्थव्यवस्था में जो बटाईदार थे, गरीब मजदूर थे, उनका शोषण हुआ, वो दुखी हो गए और नक्सली बन गए, राइट। और मलकानगिरी मॉडल छत्तीसगढ़ में जो बस्तर का इलाका है, छत्तीसगढ़ का यदि मैप है तो छत्तीसगढ़ में साउथ में बढ़ते चले जाओगे तो साउथ में तुम्हारा सुकमा है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, और दंतेवाड़ा से सटा हुआ जो इलाका है पूरा बस्तर का इलाका है। और बस्तर के ठीक इलाके के पूरब चले जाओगे तो उड़ीसा राज्य पड़ता है, और उड़ीसा राज्य में वो पूरा का पूरा मलकानगिरी का इलाका है, वो ट्राइबल कम्युनिटी का इलाका है, जहां पर ढेर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के और उन्हीं की जमीन पर इंडस्ट्री लगाना, माइनिंग करना। अगर हमारे बच्चे सिनेमा खूब देखते होंगे तो कई ऐसी फिल्में उस इलाके पर बनाई गई जहां इंडस्ट्री आकर के सरकार से मिल करके और वहां माइनिंग करते हैं और नक्सली उनका विरोध करते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? तो वहां पर जो एक नक्सलवाद उभरकर सामने आया उसमें नक्सली कौन थे? ट्राइब्स। और पश्चिम बंगाल बिहार में जो नक्सलवाद उभरकर सामने आया उसमें नक्सली थे कृषि मजदूर, बटाईदार और गरीब। तो ध्यान रखिएगा, आपका समझ मजबूत है। मैं भरपेट पढ़ूंगा ना, यहां कॉन्फिडेंस मेरा 50 गुना रहेगा। और तुम्हें भी कंसीडर करना होगा कि सर मेहनत करते हैं, पढ़ के आते हैं। और तुम भी भरपेट पढ़ोगे ना तो तुम्हारे कॉपी के आंसर में दम होगा, और दम होगा तो यूपीएससी के एग्जामिनर भी विवश होंगे कि इसको नंबर, ये फैक्ट है, इसको गांठ बांध लो। सच्चाई यही है बच्चा। तो और मैंने बार बार कहा क्वेश्चन को रटा रखो, क्वेश्चन दिमाग में रहे, तब तो कहां से कहां बन रहा है, एक समझ विकसित होगी ना। जब पढ़ रहे हैं तो इसी टॉपिक पे तो यहां प्रश्न आया था, इस साल यहां प्रश्न आया था, कैसे कोरिलेट हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट जाओ, घर में हर जगह चिपका दो, थाली के पीछे चिपकाओ, छोड़ो मत। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ठीक है। हेलो, जब सरकार ने इनकी जमीनों को अधिग्रहित करना शुरू किया विकास योजनाओं के लिए,
और इनको मुआवजा नहीं दिया गया, उसी का दबाव था वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसमें प्रावधान किया गया कि जनजातियों को वन भूमि पर बेचने खरीदने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर वो वन भूमि में वन विभाग के जमीन में रह रही है सदियों से और वहीं पर उनकी आजीविका चला रही है, और अगर उस वन भूमि को सरकार ग्रहण करती है तो उसका मुआवजा उसको देगी सरकार, उसी तरह जिस तरह किसी प्राइवेट की जमीन का मुआवजा देती है, उससे कहीं ज्यादा। पहला पॉइंट, ये वन अधिकार अधिनियम अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रयास था। और फिर हुआ कि इस अधिकार को लागू कैसे किया जाए। इसलिए आप देखोगे 2014 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम जो लाया गया, उसमें वन अधिकार अधिनियम को एकोमोडेट कर दिया गया और उसमें प्रावधान किया गया कि जमीन जब एक्वायर की जाएगी तो इनको मुआवजा दिया जाएगा। व्यवहार में क्या हुआ कि जो जहां जहां सरकार 2014 के मई में हमारी बीजेपी की सरकार बनी, 15 में बीजेपी ने 2014 के कानून को पूरी तरह से पलट दिया, अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया, और अभी से भी बड़ा किसान आंदोलन उभर कर सामने आया। अभी 3 कृषि कानून से बड़ा किसान आंदोलन आया था। रिजल्ट, सरकार को उस कानून को खत्म करना पड़ा, लागू हुआ और लागू करने के बाद खत्म करना पड़ा उस किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप। बट बीजेपी ने क्या किया कि जहां जहां राज्य भूमि राज्य का मामला है उस पर राज्य भी कानून बना सकती है, जहां जहां बीजेपी की सरकार रही वहां वहां 14 का कानून के अपोजिट कानून को लागू किया और वहां जमीनें धड़ाधड़ ग्रहण करके और इंडस्ट्रीज को देनी शुरू कर दी। वो हुआ और वो चल रहा है। और फिर अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत एक मजबूत डिसीजन दिया है कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी को जंगल में जो रहते थे उनको ट्राइबल माना ही नहीं, वनवासी माना ही नहीं। कारण कहा गया कि आप सिद्ध करो कि आप वन में हो तभी तो वन अधिकार अधिनियम का लाभ मिलेगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया। जैसे सीएए आया था तो था ना कि भाई आप यहां के हो कि नहीं हो, बताओ, कागज दो। अब ये जनजाति इतने मेच्योर नहीं थे कि ये सारे कागज बचा के रखे हों, पिछड़े हुए समुदाय के थे। बहुत से जनजातियों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, जिसके चलते 10 लाख जनजातियों को वनवासी नहीं माना गया। बहुत बड़ा आंदोलन और बहुत बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हर चीज पर ध्यान रखोगे और जब अखबार में आएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि ये कहां वाला मामला है, ये करंट का मामला है, कहां इसको जोड़ना है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर की अलग से आपकी समझ होनी चाहिए। समस्या मुस्लिमों से, ईसाइयों से हम लोग पॉइंट में लिख दिए थे, इसलिए यहां पर भी बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने इन समस्याओं को दे दिया। तो एक हेडिंग डाली है ऐसे, क्या लिखिएगा, पीडीएफ नोट्स मैंने दे दिया है। ऐसा नहीं है, इसमें आपकी सारी समस्याओं पे चर्चा है, लिख रहे हो, पीडीएफ नोट्स कल पढ़े। मैं भी थोड़ा अभी एनर्जी नहीं है, नहीं तो मैं तो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाता हूं। कल मिलते हैं हम लोग। हेलो, कई बार मैं जब पढ़ाता हूं ना तो डरता हूं, और डरते डरते पता लगाने का भी प्रयास करता हूं, क्योंकि आज के हमारे जब बच्चे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कई बार लगता है कि बच्चे ही पढ़ना नहीं चाहते, हम जबरन उनको आईएएस बनाने में लगे हुए। तो कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो, दुखी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक न्याय से युक्त अभी से भी बड़ा किसान आंदोलन उभर कर सामने आया। अभी 3 कृषि कानून से बड़ा किसान आंदोलन आया था। रिजल्ट, सरकार को उस कानून को खत्म करना पड़ा, लागू हुआ और लागू करने के बाद खत्म करना पड़ा उस किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप। बट बीजेपी ने क्या किया कि जहां जहां राज्य भूमि राज्य का मामला है उस पर राज्य भी कानून बना सकती है, जहां जहां बीजेपी की सरकार रही वहां वहां 14 का कानून के अपोजिट कानून को लागू किया और वहां जमीनें धड़ाधड़ ग्रहण करके और इंडस्ट्रीज को देनी शुरू कर दी। वो हुआ और वो चल रहा है। और फिर अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत एक मजबूत डिसीजन दिया है कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी को जंगल में जो रहते थे उनको ट्राइबल माना ही नहीं, वनवासी माना ही नहीं। कारण कहा गया कि आप सिद्ध करो कि आप वन में हो तभी तो वन अधिकार अधिनियम का लाभ मिलेगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया। जैसे सीएए आया था तो था ना कि भाई आप यहां के हो कि नहीं हो, बताओ, कागज दो। अब ये जनजाति इतने मेच्योर नहीं थे कि ये सारे कागज बचा के रखे हों, पिछड़े हुए समुदाय के थे। बहुत से जनजातियों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, जिसके चलते 10 लाख जनजातियों को वनवासी नहीं माना गया। बहुत बड़ा आंदोलन और बहुत बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि हर चीज पर ध्यान रखोगे और जब अखबार में आएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि ये कहां वाला मामला है, ये करंट का मामला है, कहां इसको जोड़ना है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर की अलग से आपकी समझ होनी चाहिए। समस्या मुस्लिमों से, ईसाइयों से हम लोग पॉइंट में लिख दिए थे, इसलिए यहां पर भी बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने इन समस्याओं को दे दिया। तो एक हेडिंग डाली है ऐसे, क्या लिखिएगा, पीडीएफ नोट्स मैंने दे दिया है। ऐसा नहीं है, इसमें आपकी सारी समस्याओं पे चर्चा है, लिख रहे हो,
पीडीएफ नोट्स कल पढ़े। मैं भी थोड़ा अभी एनर्जी नहीं है, नहीं तो मैं तो 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाता हूं। कल मिलते हैं हम लोग। हेलो। कई बार मैं जब पढ़ाता हूं ना तो डरता हूं, और डरते डरते पता लगाने का भी प्रयास करता हूं, क्योंकि आज के हमारे जब बच्चे ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कई बार लगता है कि बच्चे ही पढ़ना नहीं चाहते, हम जबरन उनको आईएएस बनाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नाराज हो, दुखी हो। कोई दिक्कत नहीं है।